नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 16 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न 100% ओरिजिनल है जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैं ओरिजिनल प्रश्न विथ एक्स्ट्रा फैक्ट ही बताता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अपने एक्स्ट्रा फैक्ट से आए हैं, जैसा कि आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। एक प्रश्न आया था, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव है। वहीं पर ही 24वें तीर्थंकर कौन है? और अंतिम भगवान महावीर है। ठीक है, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, इसके बाद भगवान महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो प्राकृत भाषा में। और भगवान बुद्ध दिए थे आपका जो है ये दिए थे पाली भाषा में, और भगवान बुद्ध दिए थे पाली भाषा में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और ये दिए थे प्राकृतिक भाषा में। जैन धर्म के प्रथम त्योहार कौन सा है? पर्युषण। पर्युषण जो है जैन धर्म के प्रथम त्योहार है। अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये जैन धर्म के दो शब्द हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि कल भी जैन धर्म का क्वेश्चन पूछा गया, पालिताना मंदिर, और आज भी पूछा गया प्रथम शिफ्ट में, तो आने वाले शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रख लिया हूँ खुद से एक्स्ट्रा फैक्ट, दिलवारा का जैन मंदिर माउंट एवरेस्ट जो है माउंट आबू राजस्थान में है। पालिताना जैन मंदिर गुजरात भावनगर में है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आया था कि यूनेप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेप का फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। इसकी शुरुआत 1972 में होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शुरुआत कहेंगे तो 14 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसका एक ब्रांच है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? गुगली फेंका गया। वक्रता केंद्र पर जब भी रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनती है अवतल दर्पण में। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र ही ऑप्शन होने वाला था। वैसे फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में जो रिलेशन है आप निकाल सकते हैं, F बराबर R/2 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूरी दिया गया रहता है, अगर फोकस दिया रहा है तो वक्रता त्रिज्या पूछा जाता है, वक्रता त्रिज्या दिया रहता है तो फोकस दूरी पूछी जाती है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से किसमें सबसे अधिक विचलन होगी? आज यहाँ पे कलर का नाम नहीं दिया गया था। आज ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम के मतलब सिद्धांत पे दिया गया था कि 4500 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के एक बार जरूर बताया होगा, अगर याद हो तो ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, बताया हूं कि नहीं, कि तरंग दैर्घ्य है आपका, और विचलन है या प्रकीर्णन है या अपवर्तनांक है। विचलन है, प्रकीर्णन है या अपवर्तनांक है, ये सब में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो जब भी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा प्रकीर्णन कम होगी, विचलन कम होगी। यहाँ पे अधिक विचलन पूछा था, जो सबसे कम जो आपका एंगस्ट्रॉम होगा, एंगस्ट्रॉम किसका मान है? तरंग दैर्घ्य का, है ना, मात्रक है। तो आप इससे एकदम गूगली था ये। ठीक है, यहीं पर साथ ही साथ मैं चालकता और प्रतिरोधकता में भी संबंध बताया था कि व्युत्क्रमानुपाती का होता है। साथ ही साथ आयतन और घनत्व में भी बताया था कि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो एक एक बात आपको पता नहीं किस मोड़ पे काम आ जाए, इसीलिए ध्यान से सुनिए। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है कौन थे? तो ये आपका भीमराव अंबेडकर थे। अब प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 6+1 7 सदस्य थे। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। इसके जो अधिकांश नाम है ना, वो आप नहीं भी याद रहे इनके समितियों में जो कौन कौन है, तो खैतान है, डीपी खैतान, और एक आयंगर है। तो ज्यादातर कृष्ण भगवान के नाम के, जो भी कृष्ण भगवान के नाम है, ज्यादातर मिलता जुलता इसमें 6 है। मैं ऐसे ही याद रखा हूं, और मेरे सामने आएगा तो मैं टिक कर दूंगा कि इसमें कौन कौन से 7 सदस्य थे। एक तो अंबेडकर जी हो गए और 6 अन्य। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। किस प्रकार का अध्यक्ष है ये? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, टेम्परेरी। इसके बाद संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, जो बाद में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। एक एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सभी क्वेश्चन छपेंगे, याद करिए, लिख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था संविधान सभा में। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसे ही कहते हैं कि अंगीकार किया गया था, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तब से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। एक प्रश्न आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है पुरुष हॉकी का टीम जो है किस टीम को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया था? तो सब जानते हैं कि जर्मनी को हराकर जो है यहाँ पे 4-5 से हराया था शायद जर्मनी को, और यहाँ पे जो है पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक हाथ लगा था। अब बात करें टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक प्राप्त किए भारत ने? तो 7 पदक प्राप्त किए। हुआ था 2020 वाला ही, 2021 में हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि कोरोना के चलते लेट हुआ था। एक स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा के द्वारा।
2 रजत जीता था, इसमें एक मीराबाई चानू और एक रवि दहिया के द्वारा, और 4 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? 1896 में एथेंस से होती है, ग्रीस से। उसके बाद भारत जो स्टार्ट किया है भाग लेना 1900 के पेरिस ओलंपिक से भाग लेना स्टार्ट किया है भारत। ठीक है, भारत को अब तक ओलंपिक में 10 गोल्ड मिले हैं। 8 गोल्ड जो है आपका हॉकी में मिला है, हॉकी में 8, और 2 मिला है एक अभिनव बिंद्रा के द्वारा, और एक मिला है आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो 10 गोल्ड का व्याख्या यहाँ पे हो चुका है। चलते हैं आगे। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाला प्रथम व्यक्ति है भारत के लिए। 2008 बीजिंग ओलंपिक शूटिंग के अंदर जीता था। ठीक है, एक प्रश्न आता है, गुरु शंकराचार्य संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? कुछ बच्चे तो बता रहे हैं कि गुरु शंकराचार्य संस्कृत विद्यालय, और कुछ बच्चे बताए कि गुरु शंकराचार्य विद्यालय। तो अगर खाली विद्यालय पूछा गया होगा तब तो ये भिलाई हो जाएगा शायद से, है ना। और अगर संस्कृत विद्यालय पूछा गया होगा तो आपका केरल में कोच्चि में है गुरु शंकराचार्य संस्कृत विद्यालय। तो जैसा प्रश्न रहेगा वैसा आंसर हो जाएगा। मैं दोनों आंसर आपको बता दिया हूं। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय कहाँ है? दिल्ली में। 2 बार रिपीट किए गए हैं, आगे भी रिपीट किए जाएंगे। महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये वर्धा में है। इसके बाद आपका बीएचयू जानते ही हैं, बनारस में है, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी बीएचयू। अगला जो है मतलब अगला जो एग्जामिनर सोच के रखा है ये बीएचयू ही सोच के रखा है, ध्यान रखिएगा। बीएचयू जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, फेमस है। इनमें से सबसे अधिक, इसके बाद लवसना आप जानते हैं, आईएएस वगैरह की ट्रेनिंग दिया जाता है ये लाल बहादुर शास्त्री, तो ये भी पूछा जाता है, उत्तराखंड में है। ठीक है, सबसे अधिक ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो ये शिमला और द्रास, ऊटी इस प्रकार के ऑप्शन में दिया गया था। तो द्रास जो है ये जम्मू कश्मीर के स्थित अंदर है, और ये सबसे अधिक ठंडा है भारत के अंदर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? कल भी पूछा गया, आज भी पूछा गया, क्या हो रहा है एग्जाम के अंदर? तो वनों के संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। इसके महिला जो नेता थी इनका नाम था गौरा देवी, और जो पुरुष में नेता थे इनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इसी प्रकार का चिपको आंदोलन के जैसे ही राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष के कटने पर रोकाई के लिए जो है यहाँ पे एक आंदोलन चलाया गया था राजस्थान में। इसके जो अग्रणी थी महिला ये थी अमृता देवी बिश्नोई, और इन्हीं के नाम पे केंद्र सरकार 2013 ईस्वी से एक पुरस्कार दे रहे हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकार भी देती है राज्य स्तर पे। एक प्रश्न अम्ल से पूछा गया था लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। एक प्रश्न आपका वंदे भारत एक्सप्रेस से आया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है कुछ इससे आगे तो बच्चा बता ही नहीं पाया, 400 कर रहा था। तो इतना तो मुझे भी पता है कि 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाने की बात कही गई है इस बजट में। ठीक है, इसके बाद जो है वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, 180 किलोमीटर पर अवतार है। इसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे बिना इंजन वाला ट्रेन भी कहा जाता है। तो इतनी बात तो मुझे पता है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आया था एक्चुअली ये पता नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं रेलवे में एक स्कीम लॉन्च हुआ है कवच जो है ये अपने आप डेंजर सिग्नल, अगर मान लीजिए कि सिग्नल लाल है और ड्राइवर ने नहीं देखा तो अपने आप ब्रेक लगा देगा, या फिर आगे मान लीजिए 2 गाड़ी, एक गाड़ी इधर है एक गाड़ी इधर है, और अगर ये 400 मीटर से कम दूरी पे है तो भी गाड़ी ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये कवच एक सिस्टम आया है। चूंकि मैं रेलवे संस्था से जुड़ा हुआ हूं तो मैं जानता हूं ये चीज, मैं आप तक शेयर कर दिया। एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी नहीं, वस्तु की दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, वस्तु की दूरी पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एफ कैसा लेना है? उत्तल दर्पण में पॉजिटिव लेना है। वस्तु की दूरी कैसा लेना है? किसी भी दर्पण में निगेटिव लेना है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। इससे आप निकाल के मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, इसमें वस्तु की दूरी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है। ठीक है, तो आप जो आंसर बताएगा मैं समझ जाऊंगा आप कॉन्शियस हो। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? आज एक जो है अलग प्रकार के न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर, जो आज पूछा गया था, देखेंगे थोड़ा। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी आपका कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर क्षमता पूछ रहा है। तो क्या होता है 1 बाय फोकस दूरी मीटर में, पी का वैल्यू, क्षमता, पावर, इतना डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/100 मतलब 1/10, तो सीधे सीधे ऊपर 10 हो जाएगा, है ना। तो हमारे जो है यहाँ पे 10 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। P बराबर 1 फोकस दूरी तो 10/100 हो गया, ये कट गया तो 1/10 हो गया, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। सही है जी, चलते आगे। एक प्रश्न पूछा गया था किसी परिपथ में 5-5 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़े हैं तो धारा है, सब दिन पूछा जाता है। तो श्रेणी क्रम में है ना, तो सीधे सीधे टोटल प्रतिरोध क्या होता है? मतलब समतुल्य प्रतिरोध R1 + R2 होता है श्रेणी क्रम में, और समानांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 होता है। तो यहाँ पे टोटल प्रतिरोध हमारा हो गया 5 × 5 = 10 ओम। अब वोल्टेज कितना है? 12, तो V बराबर क्या होता है? RI। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 10 × I,
है ना, तो धारा का मान कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर धारा जो है फ्लो होगी, 12/10 1.2 ये होता जी। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी को जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित करवाया, तो रिपीट करवाया गया प्रश्न है ये। तो 1872 ईस्वी में करवाया गया था, जर्मन पत्रिका में मेंडेलीव के आवर्त सारणी छपे हुए थे, है ना। और ये प्रश्न रिपीट किया गया, तीसरी बार हो गई। एक प्रश्न पूछा गया था कि 7वें आवर्त में कुल कितने ज्ञात तत्व है। ईमानदारी से बताइएगा, बताया हूं कि नहीं बताया हूं। एक तो वीडियो दे दिया हूं, पीडीएफ भी दे दिया हूं, और मौखिक रूप से भी सब दिन बताते हैं कि छठा और सातवां आवर्त में जो है सबसे अधिक तत्व है, 32 तत्व है, ठीक है, जिसमें 14 जो है एंथेनाइड और लेक्टिन मतलब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में विभाजित है, और 18 ऐसे भी पूरा फुल है, मतलब पूरा जो है उसके आवर्त फुल है। तो इस प्रकार से जो है आपका 7वें आवर्त में 32 तत्व को करके आना था। छठे में भी 32 होता है, ध्यान रखिएगा, छठे आवर्त में भी 32 होता है और 7 में भी 32 होता है। 7वें आवर्त के 14 तत्व जो परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक है ना, इसे एक्टिनाइड कहा जाता है, ठीक है, एक्टिनाइड तत्व कहा जाता है। इसी एक्टिनाइड तत्व को जो है रेडियोधर्मी तत्व भी कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद 58 से लेकर जो 71 तक का तत्व है ना, ये भी 14 आएंगे, तो इसे लेंथेनाइड कहा जाता है, और ये छठे आवर्त का है, 6th आवर्त का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी में टोटल तत्व कितने हैं 118, कितने धातु हैं 91, कृत्रिम रूप से कितने बनाए गए हैं 24, ठीक है। इसके बाद आपका अधातु कितने हैं, तो अधातु है 20, उपधातु कितने हैं तो 7 है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है जी, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे देखने को मिला था, मतलब नया प्रकार का न्यूमेरिकल, ठीक है, किस प्रकार का, 5 तथा 10 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए थे, विद्युत धारा 2 एम्पीयर था, तो शक्ति पूछा गया था यहाँ पे। अब आप जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है, बताइए। शक्ति बराबर मैंने पहले ही बता चुका है कि शक्ति बराबर क्या होता है। तो शक्ति बराबर जो होता है उसी में आपको इसको रख देना है। तो V बराबर क्या होता है, RI। V बराबर क्या होता है आपका, RI होता है ओम के नियम से। यहां से पहले आप समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए और P बराबर VI में डाल दीजिए, यही होता है ना शक्ति का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे या तो 2 कदम कर उठा सकते हैं आप, तो ओम के नियम से पहले आपको क्या क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है, धारा पता है, ठीक है। तो यहाँ पे V का मान निकाल लीजिए पहले, या फिर अगर इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप V बराबर RI होता है ना, तो सीधे इस V के जगह पे RI मान डाल दीजिए। तो दोनों कदम आपके हाथ में है, दोनों मतलब गियर आपके ही हाथ में, कैसे चलते हैं। तो मैं इस वाला से चलूंगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है, पावर बराबर वोल्टेज गुने I, ठीक है। और V का मान ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, V बराबर RI होता है। तो R का मान कितना हो जाएगा श्रेणी क्रम में 10 और 5 15, और I का मान कितना हो जाएगा 2। तो ये तो हमारा V का मान होगा, I का मान एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ना जी। तो I का मान है 2, तो 15 दूनी की 30 दूना के 60, तो यहाँ पे 60 वाट हो जाएगा पावर, क्योंकि पावर को आप वाट में हम जानते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों तरीके, ओम के नियम से भी जा सकते हैं, और ओम के नियम का जो मान होता है, चूंकि V बराबर RI होते हैं, तो मैं क्यों सॉल्व करूं भाई, डायरेक्ट V का मान ही रख दूंगा RI, क्योंकि R और I का मान मुझे पता है ना। एक प्रश्न आया था कि रामानुजन पुरस्कार 2021 को किसे दिया गया, ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है, ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो ये आपको दिया गया है नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता ये बंगालन है, इन्हीं को दिया गया है। एक नीना गुप्ता एक्ट्रेस भी है, तो वो नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। एक नीना गुप्ता है, शायद एक्सट्रेस पंचायत में है ना। गुरु पर्व किससे के सम्मान में मनाया जाता था, गुरु पर्व जो है आपका गुरु नानक के सम्मान में मनाया जाता था। और गुरु नानक जो है आपका ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु जो हुए ये गुरु गोविंद सिंह हुए, जो 10वें हुए। और सिख धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाएगा ना, तो गुरु गोविंद सिंह मारिएगा, वास्तविक लगा रहे तो। और खाली संस्थापक पूछा जाएगा तो गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की स्थापना भी की, आने वाले शिफ्ट में छपेंगे, देख लीजिएगा। खालसा पंथ की स्थापना की है, वो भी कब, 1699 ईस्वी में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। और हाँ, गुरु गोविंद सिंह के जो मतलब बच्चे संतान हैं, उन्हीं के जो ये दिवस है 26 दिसंबर को जो है बालवीर दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा इसी वर्ष से। तो ये भी सिख धर्म से ही संबंधित है। तो ये सभी प्रश्न जो भी मिला, जितने भी प्रश्न मिले, सभी प्रश्न विद व्याख्या आप तक पहुंचा दिए हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम से जरूर ले लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद अगर पीडीएफ नहीं देखे तो ऐसा लगता है कि अधूरा है। पीडीएफ जो है आपका अपना संपत्ति है, आप जो है इसे कितनी बार भी देख सकते हो। वीडियो बार बार देखना ये तो एक अलग बात है, लेकिन पीडीएफ जरूर देखिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं मैथ के वीडियो वाली एनालिसिस के साथ।